नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं और उस और महत्वपूर्ण कुछ नीतियां देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है बाघ परियोजना। ये 1973 में बाघों की संख्या में जो कमी हो रही थी उसको रोकने के लिए शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य ये था कि बाघों की संख्या में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य था। लाल पांडा परियोजना 1996 में शुरू की गई थी। ये भारत के जो हिमालयी क्षेत्र हैं वहाँ पर ये लाल पांडा पाए जाते हैं, जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में ये लाल पांडा पाए जाते हैं। कछुआ संरक्षण परियोजना 1973 में शुरू किया गया था। ये पहली बार उड़ीसा के भीतरकनिका अभ्यारण्य से शुरू किया गया था और यहाँ पर एक प्रजाति पाई जाती है ओलिव रेडले। ये यहाँ शीत ऋतु में अपने अंडे देती है और ये मुख्यतः दक्षिण अमेरिका की एक प्रजाति है कछुए की और इन कछुओं का उपयोग औषधि निर्माण में किया जाता है। थामिन मिक परियोजना ये 1977 में शुरू की गई थी। थामिन एक दुर्लभ स्तनधारी जीव है जो लोकटक झील, जो मणिपुर में लोकटक झील पाई जाती है उसके आसपास के क्षेत्र में ये थामिन मृग पाई जाती है। गैंडा परियोजना 1987 में शुरू किया गया था। ये सबसे पहली बार ये काजीरंगा नेशनल पार्क में शुरू किया गया था और विश्व में एक सींग वाले गैंडे लगभग 4014 पाए जाते हैं। अभी हाल ही में 2022 में इनकी जनगणना संपन्न हुई थी। उसके हिसाब से एक सींग वाले गैंडे भारत में लगभग 2613 गैंडे हैं और विश्व के मामले में देखा जाए तो लगभग 65% एक सींग वाले गैंडे भारत में ही पाए जाते हैं और एक सींग की लगभग कीमत 55 से 60 लाख रुपए होती है और इनके सींगों का उपयोग औषधि निर्माण में किया जाता है। हाथी के बाद गैंडा दूसरा सबसे बड़ा जीव है, सबसे बड़ा पशु है कह लीजिए सब, और काफ़ी भारी ये भी होता है। अगला है घड़ियाल प्रजनन परियोजना। ये 1975 में उड़ीसा से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि घड़ियालों की संख्या में वृद्धि करना और भारत में जितने भी घड़ियाल पाए जाते हैं उसमें सबसे अधिक चंबल नदी में पाए जाते हैं। ये देश के लगभग 85% घड़ियाल चंबल नदी में ही पाए जाते हैं। 1975 में जब ये परियोजना शुरू की गई थी तो सबसे पहले उड़ीसा में ही शुरू की गई थी। उसके बाद धीरे धीरे इसको बढ़ा करके कुकरेल और ये कुकरेल लखनऊ में पड़ता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, अंडमान, बिहार आदि में इसको विस्तारित किया गया था। एक प्रश्न अभी कुछ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछा गया था पीसीएस में कि कुकरेल जो लखनऊ में स्थित है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 1975 में की गई थी। ये प्रश्न मिलान करने के लिए आया था। आगे बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, घड़ियाल स्टेट, चीता स्टेट, तेंदुआ स्टेट और गिद्ध स्टेट के रूप में जाना जाता है। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे टाइगरों की संख्या पूरे भारत की अपेक्षा सबसे अधिक यहीं पे है। घड़ियालों को भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा घड़ियाल यहीं पे पाए जाते हैं। चीता भी सबसे ज़्यादा यहीं पे पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में ही। तेंदुआ भी मध्य प्रदेश में ही सबसे अधिक पाए जाते हैं और गिद्ध भी सबसे अधिक मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में शुरू की गई थी और दुनिया का पहला राज्य गिद्ध प्रजनन एवं संवर्धन केंद्र गोरखपुर में खोला जा रहा है। ये करंट का विषय है, तो चूँकि ये 2022 का ही है, लास्ट दिसंबर में इसको स्वीकृति भी दे दी गई है और इसके गठन के लिए पैसा भी दे दिया गया है सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। तो प्रश्न आने की संभावना प्रबल बन रही है कि दुनिया का पहला राज्य गिद्ध प्रजनन एवं संवर्धन केंद्र कहाँ बन रहा है, तो ये गोरखपुर में बन रहा है। और गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में शुरू किया गया था और देश का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र असम में स्थापित किया गया था। गिद्धों की संख्या में अचानक काफ़ी कमी देखने को मिली है। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो पशुओं को डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन दिया जाता था और अगर वो पशु मर जाते थे तो गिद्ध उनके मांसों को जब खाते थे तो इसकी वजह से गिद्धों की डेथ हो जा रही थी। तो इसलिए भारत सरकार ने डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन पे भी बैन लगा दिया था।
आगे बात कर लेते हैं कि गिर सिंह परियोजना ये 1973 में शुरू की गई थी। ये गिर उद्यान जो गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है ये। हाथी परियोजना ये 1992 में शुरू किया गया था। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी जानवर है ये। और सबसे पहले इसकी शुरुआत 1992 में सिंह भूमि, ये एक ज़िला है झारखंड का, वहाँ से शुरू किया गया था। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु सन 2010 में घोषित किया गया था। और भारत के संदर्भ में बात करें तो कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक हाथी पाए जाते हैं। टोटल एलिफेंट रिजर्व 33 हैं। अभी हाल ही में 2022 में 33वां तराई एलिफेंट रिजर्व घोषित किया गया है। ये लखीमपुर खीरी ज़िले में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और ये उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व है। इसके पहले पहला जो एलिफेंट रिजर्व था वो 2009 में बनाया गया था, उसका नाम उत्तर प्रदेश ईआर क्षेत्र था। और हाथी परियोजना के संदर्भ में प्रोजेक्ट रिहैब करके खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें मधुमक्खियों का उपयोग करके एलिफेंट और ह्यूमन कन्फ्लिक्ट को कम करना इनका उद्देश्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें इसके माध्यम से जो हाथी होती हैं उनको मधुमक्खियों की साउंड से वो वहाँ से दूर भागती हैं। तो इस वजह से जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पे मधुमक्खियों की साउंड को रिकॉर्ड करके वहाँ पे लगा दिया जाता है, तो जिससे हाथी रेलवे ट्रैक पर ना आए, या जो घनी बस्तियाँ हैं वहाँ पर इनके साउंड को मतलब रिकॉर्ड करके लगा दिया जाता है, तो वहाँ पर भी हाथियाँ नहीं आती हैं। तो इससे ये है कि ह्यूमन और जो एलिफेंट हैं उनके बीच कन्फ्लिक्ट होने की संभावना कम से कम रहती है। और विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में शुरू की गई थी। गांगेय डॉल्फिन संरक्षण परियोजना ये 1997 में शुरू की गई थी। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था इसको, और इसी दिन को 5 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉल्फिन केवल स्वच्छ पानी में ही जीवित रह सकती है। और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो बिहार में स्थापित किया गया है, यहाँ पर डॉल्फिन को की संख्या में वृद्धि के लिए संरक्षण देने के लिए यहाँ पर विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बनाया गया है। डॉल्फिन को गंगा का टाइगर की उपमा दी गई है, और इसे बायो मॉनिटरिंग टूल के रूप में भी जाना जाता है। हंगुल परियोजना 1970 में शुरू की गई थी। हंगुल ये जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है, और इसे वहाँ की रीजनल भाषा के रूप में कश्मीरी स्टैग के नाम से जाना जाता है। अब कुछ अधिनियम के बारे में पढ़ लेते हैं, और ये सीधे सीधे लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में सीधे यहाँ से या तो सीधे ईयर पूछता है या तो मिलान करने के लिए ईयर देता है। तो जो महत्वपूर्ण अधिनियम थे उनको एक जगह कंसाइज करके लिख लिए हैं, तो आप इसको देख लीजिए। पहला है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, ये 1972 में शुरू किया गया था। फिर जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में शुरू किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में शुरू किया गया है। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में। सबसे पहले जल प्रदूषण को आया था 1974 में, फिर वायु प्रदूषण आया 1981 में, फिर पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में, फिर राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आई, वन्य जीव संरक्षण नीति 2002, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, जैव विविधता अधिनियम 2002, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 जिसको एनजीटी बोलते हैं, तो ये 2010 में आया था। खाद्य सुरक्षा और मानदंड अधिनियम 2006। अब एक करंट का टॉपिक आ गया है। अभी भारत में 8 चीतों को लाया गया था जो नामीबिया से लाए गए थे, जिनको कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। वो भारत में नामीबिया से लाया गया था। तो नामीबिया पहला ऐसा देश था जहाँ से चीतों को लाया गया था। दूसरा ऐसा देश दक्षिण अफ्रीका होने जा रहा है, जहाँ से 12 चीते लाए जाएंगे, जिसमें 7 नर होंगे और 5 मादा होंगे। इन्हें भी कूनो नेशनल राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जाएगा, और ये कूनो नेशनल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर ऑलरेडी
नामीबिया से जो लाए गए चीते थे उनको छोड़ा गया है। और फरवरी से पर्यटन के लिए भी खोल दिया जाएगा कुनो नेशनल पार्क को। अगला है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। ये 2009 में शुरू किया गया था। हिंदी में इसे हिम तेंदुआ कहते हैं। हिम तेंदुआ को पहाड़ों का भूत कहा जाता है, घोस्ट ऑफ द माउंटेन कहा जाता है। और इसके संदर्भ में एक प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है जिसमें लगभग 13 देश शामिल हैं, जो मध्य एशिया के देश हैं, जिसमें किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, भारत और ये चाइना, रसिया, ये जितने कंट्रियां हैं लगभग 13 कंट्रियां इसमें सम्मिलित हैं। और ये इनका उद्देश्य ये है कि हिम तेंदुआ को संरक्षण प्रदान करना। तो इसी के संदर्भ में एक GSLEP प्रोग्राम चल रहा है जिसे ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम कहते हैं। और भारत इसमें 2013 में सम्मिलित हुआ था, मतलब 2013 से इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन भारत का रहा है। तो अगर प्रश्न ये बन जाए कि GSLEP किससे संबंधित है, तो ये हिम तेंदुआ से संबंधित है। और हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में पहला खोला गया है। तो आज के वीडियो में जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे उनको कवर किया है हमने, वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं और इससे जो महत्वपूर्ण नीतियां थीं। और ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जो लोक सेवा आयोग या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। और वन दरोगा में भी जैसे सुनने में आ रहा है कि वन दरोगा की परीक्षा में भी एनवायरनमेंट ही केवल रखा जा रहा है और फॉरेस्ट्री, तो वहाँ से इस टॉपिक से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा प्रबल हो रही है। तो ऐसे ही कुछ और टॉपिक हैं जिन पर जल्द ही वीडियो बना करके एनवायरनमेंट के टॉपिक को ख़त्म करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।